अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान इल्मी और आज हमारा सेकंड लेक्चर है ब्लड का, जिसमें हम ब्लड की प्रोडक्शन, जिसको हम लोग हीमोस्टेसिस कहते हैं या सॉरी हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस हम लोग को कहते हैं। जो ब्लड की प्रोडक्शन है, ब्लड सेल्स, खासकर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं डिफरेंट टाइप्स, और इसी तरह जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम कंसेप्चुअल या एनिमेशंस के साथ आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसके सेलुलर कंपोनेंट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो था ब्लड सेल्स के बारे में, जिसमें डिफरेंट ब्लड की सेल्स की हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बताई थी। आज हम जो ब्लड की प्रोडक्शन है वो हम आपको बताएंगे। हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं। हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। इसको हम लोग हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस कहते हैं। जो ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स जो बनते हैं, उनके बनने के अमल को हम लोग हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस कहते हैं। और इनके जो कंपोनेंट्स बनते हैं ये बेसिकली हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल से इनके कंपोनेंट्स बनते हैं जहां से, और जिन स्टेम सेल्स इनके कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। और जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो बोन मेरो में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये है कि इसका मतलब है कि जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो बोन मेरो में ही होगी। बोन मेरो में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो हो रही होगी। तो और बोन मैरो में कहाँ से प्रोडक्शन होगी? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इनकी प्रोडक्शन होगी। जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इनको हम लोग प्लूरिपोटेंशियल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इमेच्योर सेल्स होते हैं, जिसके वजह से हम लोग प्लूरिपोटेंशियल सेल्स जो है उनको कहते हैं। जब ये डिवाइड होने लगते हैं, जब सेल्स की प्रोडक्शन होती है, तो जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है ये टू टाइप ऑफ सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, या टू टाइप ऑफ सेल्स इससे बनते हैं। एक इसमें हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल्स आ जाते हैं, सेकंड हमारे पास lymphoid stem cells आ जाते हैं। जो myeloid stem cells हैं they further divide into red blood cells, white blood cells and platelets। जो उनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स हम लोग आगे लेक्चर में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जिनके थ्रू जो वो हार्मोन्स माइलॉइड स्टेम सेल्स पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से माइलॉइड स्टेम सेल्स पे रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स या जो भी रिस्पेक्टिव हार्मोन है उसी के मुताबिक वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सेकंड टाइप, वो सेकंड जो हेमेटोपोइटिक सेल्स की डिवीजन थी जो कि लिम्फोइड स्टेम सेल्स थे। ये नाम से जाहिर है, लिम्फोइड फॉर लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स जो बी एन टी सेल्स हम लोग कहते हैं, या बी एन टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करते हैं। बी ओ टी लिम्फोसाइट्स लिम्फोइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं। और एक और वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है नेचुरल किलर सेल्स, अक्सर जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जो कि किसी भी पैथोजेनस या जो एलर्जन है उनको किल करने या डिस्ट्रॉय वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो उन सेल्स की भी प्रोटेक्शन जो है, या नेचुरल किलर सेल्स जो है उनकी भी ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स प्रोटेक्शन करता है। ये जो एक्सप्लेन ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर हो जाएगा। ये कि सबसे पहले जो बोन मेरो है वहां पर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जिसको हम लोग मल्टीपोटेंशियल सेल्स भी कहते हैं इन सेल्स को, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को। और जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं ये फिर डिफरेंट हार्मोन्स इस पर अपना एक्शन करेंगे, और ये फिर माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं, माइलॉइड एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स, इन दो सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। उससे ये है कि जो लिम्फोइड स्टेम, अब ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये सारा का सारा बोन मेरो में होता है, सही है। लेकिन ये जो पाथवे है जिसको मैं अभी सर्कल करने जा रहा हूँ, ये जो पाथवे है जिसको मैं अभी ग्रीन सर्कल करने जा रहा हूँ, ये पाथवे फर्दर फिर कहाँ पे होता है? ये पाथवे ये फिर फर्दर जो लिम्फ नोड्स है वहां पर ये पाथवे फिर हो रहा होता है। वो लिम्फ नोड्स में क्या होंगे कि जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो बनेंगे वो लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे। ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स फिर आगे नेचुरल किलर सेल्स में कन्वर्ट होंगे, और ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स फिर टी लिम्फोसाइट्स और इसी तरह जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनमें फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिम्फोइड स्टेम सेल्स। जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं, ये मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, जो हेमेटोपोइटिक सेल्स है वो लिम्फोइड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होते हैं एंड माइलॉइड स्टेम सेल्स में। उसमें जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं वो फिर लिम्फ नोड्स में जाके
टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्प्लीन में जाके टी और बी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरे जिनके नेचुरल किलर सेल्स जो हैं उनमें भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, ये जो जिसको मैं अभी ब्लू सर्कल करने जा रहा हूँ, ये पाथवे सारे की सारी पाथवे जो हैं ये कहाँ पर हो रही होगी? ये पाथवे बेसिकली बोन मैरो के अंदर ही हो रही होगी, इंक्लूडिंग दिस पाथवे। ये भी सारे की सारे बोन मैरो में ही ये पाथवे हो रही होगी, जिसमें ये होता है कि हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स या प्रोजेनिटर्स में कन्वर्ट होते हैं। माइलॉइड स्टेम सेल्स फिर आगे से एक तो ये मेगाकैरियोसाइट्स के जरिए से थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं, दूसरा ये एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और थर्ड फिर ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो माइलोब्लास्ट पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, जिस तरह बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स या मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट से फिर फर्दर बनते हैं, ये फिर सारे के सारे सेल्स कहाँ से बनते हैं? ये माइलॉइड जो पाथवे हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स, उनसे ये सारे सेल्स बनेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग स्टेम सेल ही क्यों यूज करते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो उनकी रेप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हेमाटोपोइसिस में स्टेम सेल्स ही नेचुरली तौर पर यूटिलाइज होते हैं, या हीमोपोइसिस में स्टेम सेल्स ही नेचुरली तौर पर यूटिलाइज होते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो स्टेम सेल्स ब्लड की प्रोडक्शन में यूज होते हैं, उनको फिर हम लोग हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, हीम फॉर ब्लड एंड पोइटिक फॉर प्रोडक्शन। सो हेमाटोपोइएटिक ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन वाली जो स्टेम सेल्स हैं, उनको हम लोग ब्लड की प्रोडक्शन वाली जो स्टेम सेल्स हैं, उनको हम लोग हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। और जो हेमाटोपोइसिस है, इसकी रेगुलेशन के लिए 3 तरह के हार्मोन जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये तीनों के तीनों हार्मोन जो है वो किडनीज एंड लिवर से एक्सक्रीट होते हैं। 3 तरह के हार्मोन्स अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि किडनीज और लिवर से ये हार्मोन बेसिकली एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। इसमें सबसे पहली हार्मोन जो है वो हमारे पास इरेथ्रोपोइटिन है, इरेथ्रो फॉर इरेथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स, पोइटिन फॉर प्रोडक्शन। इसका मतलब जो इरेथ्रोपोइसिस हैं, जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में है, उनमें ये अपने रोल परफॉर्म कर रहे होंगे। जो ये हार्मोन्स बेसिकली करते क्या है, ये जो जिस तरह मैंने प्रीवियस डायग्राम में बताया था कि जो हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हुए थे। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है उन पे फिर फर्दर ये हार्मोन्स ऐड करते हैं और अपने रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो किडनी और लिवर से एक्सक्रीशन की ज्यादा हो जाएगी, सिक्रेशन की किडनी और लिवर से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये होगा कि जो माइलॉइड स्टेम सेल्स थे वो ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होंगे। इसी तरह अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर जरूरत हो जाती है, जो ल्यूकोपोर्टिन ज्यादा रिलीज होगा लिवर और किडनी से, खासकर लिवर से, जिसकी वजह से माइलो जो माइलो साइट्स थे या जो माइलॉइड स्टेम सेल्स थे, वो ज्यादा से ज्यादा फिर व्हाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होंगे। इसी तरह थ्रोम्बोपोइटिन सेल जो है, ये प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन के लिए ये हार्मोन है बेसिकली। और ये थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन करते क्या है कि ये जब प्लेटलेट्स की या ब्लीडिंग लॉस जब होगा, जिस तरह डेंगू वगैरह की और इस तरह डिजीज अगर होती है, या फॉर एग्जांपल खुदा इंजरी हो जाती है मेजर, तो उसमें थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन की रिलीज इंक्रीज ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये होगा कि जो माइलॉइड स्टेम सेल्स थे वो ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होगी और थ्रोम्बोपोइसिस का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, उसका स्टिमुलस अगर ज्यादा आएगा, तो वो हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा और उस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन फिर ज्यादा हो रही होगी। और ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं? ये किडनीज एंड लिवर से रिलीज होते हैं। खासतौर पर जो इरिथ्रोपोइटिन है, ये किडनी से ज्यादातर रिलीज होता है, और जो बाकी 2 हार्मोन्स है, ये मोस्टली लिवर से ज्यादातर रिलीज होते हैं। फिर हमारे पास जो थ्रोम्बो जो हेमाटोपोइसिस या हेमोपोइसिस जो है, इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि एक रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है, एक व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है, और एक प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन है। जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इरेथ्रोपोइसिस, हम लोग इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जिसके प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, इनको हम लोग जो है वो इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। जो इनिशियल जब लाइफ स्टार्ट होती है, तो ये एक योग में होता है बिफोर बर्थ,
उसके बाद ये फिर लिवर में और स्प्लीन में इसकी जो इरेथ्रोपोएसिस का जो अमल है या प्रोसेस है, ज्यादातर लिवर और स्प्लीन में ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम के साथ आफ्टर बर्थ जब बोन मेरो जब डेवलप होते हैं, बोन मेरो जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उससे फिर ये हो कहते हैं कि जो एरिथ्रोपोएसिस का अमल है या प्रोसेस है, ये फिर बोन होरे में टिल द एंड ऑफ लाइफ वो फिर बोन मेरो में वो प्रोसेस हो रहा होता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं या हेमोसाइटोब्लास्ट हम लोग इसको कह देते हैं कि हेमोसाइटोब्लास्ट से ये बनते हैं या हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं, जिसमें जिस तरह प्रीवियसली हमने बताया था कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल में कन्वर्ट होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल फिर आगे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमेशा आपको पता भी होगा कि रेड ब्लड सेल जो है वो बॉडी से रिमूव भी कर लिए जाते हैं एक्सक्रीशन के जरिए से, क्योंकि कि 120 डेज लाइफ स्पेन होते हैं, जिसके बाद कुछ रिमूव भी होते हैं, मतलब डेथ भी होती है कुछ की, और उसी के साथ साथ जो है वो प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रेंज है रेड ब्लड सेल्स का 4 से 6 मिलियन तक वो बरकरार रहते हैं फिर बॉडी के अंदर। जो स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस हैं या जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के स्टेजेस हैं, उसमें सबसे पहली स्टेज हमारे पास क्या है कि जो हेमोसाइटोब्लास्ट का प्रोड्यूस हो जाना, जो स्टेम सेल्स हैं एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो हेमोसाइटोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, माइलॉइड स्टेम सेल हेमोसाइटोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, जो कि फिर प्री एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, ये सही है। और फिर टाइम के साथ इस पे फिर फर्दर इसमें जो है वो अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे और फिर ये लेट इरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद फिर एट द एंड डिफरेंट स्टेप से गुजरते हुए ये इरेथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये जो हेमोसाइटोब्लास्ट है ये डायरेक्टली क्यों इरेथ्रोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो रहा? इसकी रीजन ये है क्योंकि बीच में डिफरेंट हीम ग्रुप्स ग्लोबिन ग्रुप्स जो है वो अटैच होने हैं, तो वो डिफरेंट स्टेजेस पे जाके वो अटैच होते रहते हैं और उनके शेप जो है प्रॉपर बनता है, उनकी जो कंपोजिशन है वो प्रॉपर बनती है, प्रॉपर सेल्स बनते हैं। सेल के बाकी जो ऑर्गेनेलीज है, साइटोप्लाज्म है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, या फिर न्यूक्लियस तो खैर रेड ब्लड सेल में नहीं होता, फिर फॉर एग्जांपल गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, वो सारे प्रोसेसेस जो हैं या वो सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के वो सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं कि पहले प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनते हैं, फिर अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट बनते हैं, फिर लेट इरेथ्रोब्लास्ट बनते हैं, फिर एक टाइम आता है कि वो रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इरेथ्रोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, फाइनल मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो इरेथ्रोपोएसिस है या रेड ब्लड सेल्स इनकी कंट्रोल करना इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, एग्जाम्पल किसी भी रीजन की वजह से अगर टिश्यू में ऑक्सीजन के लेवल डाउन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं, हाइट पे आप जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है बॉडी के अंदर, या फिर लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता है ब्लडिंग लॉस की वजह से, या किसी और रीजन की वजह से एनीमिया वगैरह हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स की नंबर कम हो जाती है, या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिस तरह अक्सर प्रेगनेंसी या फीमेल्स में ज़्यादातर ये मसला आ रहा होता है, ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं ये मसला ज़्यादातर आता है क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है। इसी तरह या तो फिर ये कि ब्लड फ्लो जो है वो किसी स्पेसिफिक टिश्यू की तरफ कम हो जाती है, या फिर कोई और पल्मोनरी डिजीज जो है वो होती है। उन सारों केसेस में क्या होगा कि ब्लड के अंदर हाइपोक्सीमिया कंडीशन डेवलप होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जिससे ये होगा कि टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, टिश्यूज की जो ऑक्सीजनेशन है वो कम हो जाएगी फिर इन सारी रीजन की वजह से। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब ये टिश्यूज की जब ऑक्सीजनेशन कम होगी तो उसमें फिर ये होगा कि ये जो टिश्यूज हैं ये फिर बोन किडनीज को बता देते हैं कि वो इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो उसकी रिलीज ज्यादा करें, जिससे ये होगा कि इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो फिर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में और फिर उनके फर्दर स्टेजेस से गुजरते हुए रेड ब्लड सेल जो है वो फिर प्रोड्यूस करवाएंगे, और जब रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस बने होंगे तो उससे जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन कैरी करेंगे, जिससे जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है वो डिमांड पूरी हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे टिश्यू ऑक्सीजनेशन या जो टिश्यूज हैं ऑर्गन्स हैं या सेल्स उनकी जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होगी, तो यही टिश्यूज यही ऑक्सीजन जो पहले चीख रहे थे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो फिर दोबारा फिर बताएंगे कि जो किडनीज को बताएंगे
कि वो एरिथ्रोपोएटिन जो रिलीज है उसको डिक्रीज कर दे, जिसकी वजह से फिर आगे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो गई। जो जितना ऑक्सीजन चाहिए था मिलना, जितना ऑक्सीजन किसी भी टिश्यू को मिलना चाहिए था, वो ऑक्सीजन उनको मिलती रही है। मतलब वो ऑक्सीजन की डिमांड उसकी पूरी हो गई, वो ऑक्सीजन उसको मिल रही है अब, जिसकी वजह से ज्यादा एरिथ्रोपोएटिन रिलीज की फिर जरूरत नहीं है या ज्यादा रेड ब्लड सेल्स की जरूरत नहीं है फिर, जिसकी वजह से ये होगा कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा, जिससे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं। इस स्लाइड से फर्दर हमें कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोएसिस जो है या रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो हम लोग ज्यादा बेहतर इस स्लाइड से और बेहतर हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या बेसिकली इसमें हमारे पास ये है कि जो किसी भी रीजन की वजह से जब टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से कम हो रहा है, तो उससे ये होगा कि वो बॉडी जो है वो लिवर और जो किडनीज हैं वहां से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होगा तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा, ब्लड वेसल्स से वो फिर ब्लड वेसल से होते हुए वो बोन मैरो की तरफ आ जाएगा। बोन मैरो में ये होगा कि जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर देगा, जिससे जो ऑक्सीजन डिमांड का जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी। और एट द एंड फिर ये होगा कि यही जो टिश्यूज वगैरह हैं वो फिर दोबारा से किडनीज और लिवर्स को नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स भेज देंगे कि आप एरिथ्रोपोएटिन का रिलीज बंद करें, एरिथ्रोपोएटिन का रिलीज जो है वो बंद करें, जिससे आगे एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा। जब एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल्स भी फिर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये ओवरऑल जो एरिथ्रोपोएसिस कंट्रोल मैकेनिज्म है ये इस तरह से काम करता है। जो एरिथ्रोसिस हम लोग कहते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 डेज तक इनका लाइफ स्पेन होता है। तो 120 डेज के बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी एरिथ्रोसिस प्रोसेस होता है। एरिथ्रोसिस मींस डेथ ऑफ रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स का डेथ हो जाना, इस अमल को हम लोग एरिथ्रोसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को। और जो एरिथ्रोसिस प्रोसेस है ये बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मींस के प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब है एपोप्टोसिस। जो एपोप्टोसिस का अमल है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है कि डेथ जो सेल जो है वो खुद अपने आप को किल करता है, खुद जो है वो सेल सुसाइडल तरीके से या किसी भी और मेथड के थ्रू, मैक्रोफेजेस वगैरह के थ्रू, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अपने आप को किल करवा देते हैं, जिससे जिसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। और जो एपोप्टोसिस अमल है या प्रोसेस है ये भी एपोप्टोसिस की ही एक टाइप है, जिसमें सुसाइडल डेथ होती है रेड ब्लड सेल्स की। और ये कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर जो मैक्रोफेजेस हैं, खासकर जो लंग्स के सॉरी जो लिवर के मैक्रोफेजेस है, कफर सेल्स जो लिवर के मैक्रोफेजेस हम लोग कहते हैं, उनकी वजह से ज्यादातर उनकी वहां पर उनकी डेथ होती है, जिसमें ये डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एट द एंड फिर ये होगा कि जो हीम ग्रुप है, जो हीम ग्रुप है इनका, और जो डिफरेंट जो ग्लोबुलिन या ग्लोबिन ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप जो है वो फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड की ब्रेकडाउन या उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो ओवरऑल लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो आयरन से स्टार्ट होती है। और आयरन कहाँ से आता है? आयरन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड वगैरह हम लेते हैं तो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आयरन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, आयरन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। और यही आयरन फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन होगी इसकी ब्लड के जरिए से टुवर्ड्स दी बोन मेरो। बोन मेरो में यहाँ पर आयरन जो है वो आएगा, जो Fe3 जिसको 3 प्लस जिसको हम लोग कहते हैं, वो आयरन फिर यहाँ पर आएगा। और दूसरी ये है कि जो लिवर एंड किडनीज जो है उनसे एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी यहाँ पर रिलीज होगा। जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया, वहां से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी यहाँ पर पहुंचेगा, जिससे ये होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो फिर स्टार्ट हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। फिर रेड ब्लड सेल्स जब प्रोड्यूस होंगे तो वो रेड ब्लड सेल फिर 120 दिन तक जो है वो 120 दिन तक वो रेड ब्लड सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। और जब वो रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हो जाएंगे, उनका जब लाइफ स्पेन है 100 से 120 दिन जब पूरे हो जाएंगे उन रेड ब्लड सेल्स का, तो वो फिर जो मैक्रोफेजेस हैं वो उसको किल कर देंगे। फिर फेगोसाइटोसिस के जरिए से जो डिफरेंट जो कफर सेल्स या मैक्रोफेजेस ऑफ द लिवर जो है वो फिर उसको किल कर देंगे। इसमें होता ये है कि जो हेमोग्लोबिन, जिस तरह यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ये दो ग्रुप्स में
इसकी कन्वर्जन हो जाती है, ये ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि प्रोटीन है, वो दूसरे ये हीम में कन्वर्ट हो जाता है। हीम जो है वो फिर आगे दो में फिर फर्दर ये इसकी ब्रेकडाउन होती है, जो है ये बिलिवर्डिन में ये कन्वर्ट होता है या बिलोरुबिन में ये कन्वर्ट होता है। दूसरा जो है ये आयरन में ये कन्वर्ट होता है, और आयरन जो है वो फिर आगे से दोबारा रीयूज होगा, दोबारा वो बोन मैरो के पास आएगा जहाँ से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और जो हीम है वो हीम जो कि बिलोरुबिन में कन्वर्ट हुआ है, वो बिलोरुबिन फिर बाइल के जरिए से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, बाइल की जरिए से वो जो गाल ब्लेडर है वहां पर आएगा, गाल ब्लेडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के जरिए से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, फीसेस के साथ वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक चीज आप लोग जरूर इस चीज को आप लोग देख लें कि जो हेमोग्लोबिन है ये टू ग्रुप्स में ब्रेकडाउन इसकी होती है, एक ग्लोबुलिन पार्ट में ये ब्रेकडाउन होता है इसका, दूसरा हीम पार्ट में इसका ब्रेकडाउन होता है। और जो ग्लोबुलिन है वो प्रोटीन है, वो भी फिर उसकी डिग्रेडेशन वगैरह होती है, एक्सक्रीट होती है, लेकिन जो हीम ग्रुप है वो फिर आगे से बिलिवर्डिन और आयरन में कन्वर्ट होता है, जिसमें आयरन जो है वो आगे यूटिलाइज होता है, दोबारा वो बोन मैरो में आएगा और वो यूज होगा। और जो बिलिवर्डिन है ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, और यही बिलिरुबिन फिर आगे बाइल के जरिए से एक्सक्रीशन जो है वो शो करेगा, एक्सक्रीट आउट होगा। फिर जो सेकंड जो सेल्स हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन के अमल को हम लोग ल्यूकोपोइसिस कहते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इस प्रोसेस को हम लोग ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। और ये भी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होंगे उनसे ही इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। और इसमें कुछ सेल्स जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी मैचुरेशन लिम्फ टिश्यूज में होती है, लेकिन जो बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स के 4 टाइप्स या 5 टाइप्स इंक्लूडिंग मास्ट सेल्स, इनकी प्रोडक्शन फिर इनकी जो प्रोडक्शन मैचुरेशन डिफरेंशिएशन सारे के सारे पॉइंट जो है इनके बोन मैरो में ही हो रहे होते हैं। और इसमें दो तरह की जिसकी रेगुलेशन होती है, एक हार्मोन की वजह से इनकी रेगुलेशन होती है, हार्मोन जिस तरह हम लोगों ने कहा कि एरिथ्रोपोइटिन सॉरी ल्यूकोपोइटिन हार्मोन की वजह से इनकी जो कि लिवर और किडनी से रिलीज होते हैं, उन हार्मोन की वजह से इनकी प्रोडक्शन कंट्रोल होती है। और दूसरा जो ह्यूमोरल रेगुलेशन है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि जितना अगर कोई भी रेड ब्लड कोई भी अगर इम्यून रिस्पॉन्स आता है, कोई भी अगर पैथोजन आता है तो उसकी वजह से ह्यूमरल रिस्पॉन्स या व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो या फिर जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएगा, जिससे ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो है वो आगे से स्टार्ट होगा, और उसके एट द एंड पे फिर लिकोपोसिस या व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन फिर स्टार्ट होगी। ह्यूमरल रेगुलेशन मींस कि इम्यूनिटी कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, पैथोजन आता है जो कि इम्यूनिटी को जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाते हैं, फिर उसको हम लोग ह्यूमरल रेगुलेशन कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, जिससे ब्लड सेल्स बन रहे थे रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर जो है वो कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ह्यूमरल रेगुलेशन की वजह से फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। यह जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं ये दो तरह के सेल्स में ये डिवाइड हो रहे थे, जिस तरह हमने पहले भी बताया, एक माइलॉइड स्टेम सेल्स है, दूसरा हमारे पास लिम्फोइड स्टेम सेल्स है। और इसमें जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं वो फिर आगे से टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि ये तीनों के तीनों जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स के ही टाइप्स हैं। लेकिन इनकी जो मैचुरेशन है, जो डिफरेंशिएशन है वो लिम्फ नोड्स या लिम्फ टिश्यूज में होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग से पाथवे हैं। लेकिन जो बाकी सेल्स हैं, सर इजनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं या मोनोसाइट्स हैं या मैक्रोफेजेस जो है, इन सारों की जो प्रोडक्शन है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स पाथवे से होती है, जिसमें माइलॉइड स्टेम सेल्स जो मायोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, और वो मायोब्लास्ट जो है वो फिर डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बनाते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है जिनको मैं आप सर्कल करने जा रहा हूँ, ये सारा का सारा प्रोसेस बोन मैरो में हो रहा होगा। लेकिन ये प्रोसेस फिर सारा का सारा जो लिम्फ टिश्यूज हैं ज्यादातर वहां पर ये होते हैं, इंक्लूडिंग स्प्लीन जो है, यहाँ पर उनकी जो ये प्रोसेस जो है वो ज्यादातर यहाँ पर होती है, ये वाला प्रोसेस लिम्फ टिश्यूज या स्प्लीन में ज्यादातर ये प्रोसेस होता है। फिर हमारे पास आ जाता है थ्रोम्बोपाइसिस, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सी ज़्यादा जो कंसेप्चुअल प्रोसेस यूज होता है। जो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन है ये बेसिकली बडिंग ऑफ प्रोसेस की वजह से होता है। बडिंग ऑफ मींस कि आप जो एक सेल है उसको आप स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बडिंग ऑफ कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप आटा गूंथते हैं, सही, उसके बाद फिर आप उससे आटे को अलग अलग करके उसके पेड़े बनाते हैं,
ये जो पेड़े बनाने का जो प्रोसेस है कि आप आटे से तो आप आटा गूंथते हैं, उसे थोड़ा सा आटा उठाते हैं, पेड़े लगाते हैं, फिर और आटा उठाते हैं, फिर पेड़े बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग ऑफ कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग ऑफ कहते हैं। तो होता क्या है कि जो एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं, सॉरी, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये मेगा कैरियोसाइट्स जो है ये फिर आगे 5000 से 10,000 तक प्लेटलेट्स में फिर ये कन्वर्ट होता है। एक मेगा कैरियोसाइट 5000 से 10,000 तक प्लेटलेट्स में आगे कन्वर्ट होता है, और ये जो कन्वर्जन है ये बडिंग ऑफ प्रोसेस के जरिए से है। बडिंग ऑफ के थ्रू होते हैं। ज्यादातर जो प्लेटलेट्स जब बनते हैं तो ये स्प्लीन में स्टोर होते हैं, और स्प्लीन में स्टोर होने के बाद जब उनकी जरूरत होगी, जब उनकी ऑन द स्पॉट अगर जरूरत हो जाती है सही है, तो ये फौरन फिर स्प्लीन से रिलीज होकर अपना फंक्शन फिर परफॉर्म करते हैं। और जो ओल्ड प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि इस तरह लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्लेटलेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 डेज था शायद, उतने दिनों के बाद प्लेटलेट डिग्रेड हो जाते हैं, नए प्लेटलेट्स फिर बनते हैं। तो उनकी जो डिस्ट्रॉयमेंट है वो फेगोसाइटोसिस की वजह से होती है, स्प्लीन में और लिवर में कफर सेल्स या मैक्रोफेजेस के जरिए से ये उनकी फेगोसाइटोसिस होते हैं, जिससे पुराने जो प्लेटलेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फिर वहां पे। यहाँ पर हम जो मेगा कैरियोसाइट्स से जो बडिंग ऑफ का प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो है वो लिवर और किडनी से आएंगे, जो कि माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाएंगे, और माइलॉइड स्टेम सेल्स को मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। मेगा कैरियोब्लास्ट फिर आगे से मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होंगे। इस मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं फिर आगे से स्मॉल प्रोजेक्शंस में ये कन्वर्ट होगा, इससे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बनेंगे, और ये यही प्रोजेक्शंस जो है वो फिर आगे से सेपरेट आउट होके प्लेटलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेटलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 तकरीबन 9-10 प्लेटलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे इस तरह बडिंग ऑफ प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग ऑफ कहते हैं कि ये एक लार्ज सेल है जिससे इसका स्मॉल टुकड़ा जो है वो इससे अलग हो रहा है, और वो स्मॉल टुकड़ा जो है वो सेपरेट आउट होकर एज अ प्लेटलेट्स के तौर पे अपने फंक्शन पर परफॉर्म करेंगे। और इन ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन निकलते हैं इसको हम लोग प्लेटलेट प्रिकर्सर एक्सटेंशंस कहते हैं, और ये एक्सटेंशन से फिर आगे से प्लेटलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर ब्लड का, जिसमें हम लोगों ने ब्लड की प्रोडक्शन आपको बताई है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स या की प्रोडक्शन खासकर या जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारों के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।